जय हिंद दोस्तों, बिगिनर स्टडीज में आपका स्वागत है। तो नाटो के जो बड़बोले सेक्रेटरी जनरल ने भारत को धमकी दी थी, उसका जवाब भारत ने उसको उसके शब्दों में ही समझा दिया है। भारत ने सीधे कहा है कि देखो, हमें हमारे लोगों की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसकी हमें चिंता है। भारत किसी के प्रेशर में आकर के काम नहीं करता। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो एस जयशंकर, और जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि देखो, भारत एक ऐसा कंट्री है जो किसी के भी प्रेशर में आकर के अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय नहीं करता। और जितना भारत ऑयल रसिया से खरीदता है, उससे कई ज़्यादा यूरोप कंट्री रसिया से ऑयल और गैस ले रहे हैं। तो सीधे जो वर्ड यूज किया है कि हिपोक्रेसी ना करें, यानी कि दोगलापन ना करें। जहां आप बात कर रहे हैं कि 50 दिन में अगर रसिया और यूक्रेन का वॉर नहीं रुका, तो भारत, चाइना और ब्राज़ील के ऊपर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये जिस तरह की धमकी दी जा रही है, ये एक प्योर हिपोक्रेसी है। क्योंकि क्यों हिपोक्रेसी है? क्योंकि एक तरफ यूरोप है जो ऑयल खरीद रहा है, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर भारत खरीदता है, अगर उसी को चाइना खरीदता है, तो इनको प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं ये चीज़ भारत की जो एक फॉरेन पॉलिसी है, उसको तो इम्पैक्ट करेगी ही। हमारा जो स्टांस है हमेशा से क्लियर है। हम रसिया के साथ ऑयल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हमें सस्ते में क्रूड ऑयल चाहिए। ये वीडियो में, पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। लेकिन मुद्दा यहाँ पे है कि जब अब यूएस कहता है भारत को कि तुम रसिया का चीप ऑयल मत खरीदो, तो इसके बदले में भारत को क्या मिलता है? भारत को यूएस की तरफ से धमकियां मिलती हैं। और इस तरह की धमकियां जब मिलती हैं, तो कोई भी कंट्री जो इंडिपेंडेंट है, जो जिसकी फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री के इन्फ्लुएंस होने से रही, वो कभी भी इस तरह की धमकियों का पे रिएक्ट करेगा। जैसे चाइना ने रिएक्ट किया, वैसे ही भारत ने भी रिएक्ट किया है कि अगर आपको 500% का टैरिफ लगाना है, तो सबसे पहले टैरिफ जो है वो यूरोप पे लगना चाहिए, क्योंकि यूरोप तो सबसे ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है। 2024 में भी इन्होंने कई बिलियंस के ऑयल खरीदे हैं रसिया के से, और फिर 2025 में भी अभी भी खरीद रहे हैं। और जितना इन लोगों ने पैसा आज तक यूक्रेन को लड़ाई लड़ने के लिए नहीं दिया है, उससे ज़्यादा का ऑयल खरीद लिया इन लोगों ने रसिया से। तो ये समझिए किस लेवल का दोगलापन है कि एक तरफ तो आप रसिया को पैसे दे रहे हो, उससे ऑयल गैस खरीद रहे हो, और दूसरी तरफ उससे भी बहुत कम फंडिंग आप लगा रहे हो यूक्रेन की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये जो हिपोक्रेसी है, इसको भारत हमेशा से एक्सपोज करते रहा है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी कई दफ़ा पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने इस हिपोक्रेसी को यूएस के और यूरोप के एक्सपोज किया है कि हम खरीदें तो आप सैंक्शन लगाओगे, लेकिन आप जब खरीद रहे हो तो आपके लिए ज़रूरत है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये एक तरह से वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो ये डबल स्टैंडर्ड है, ये एक तरह से एक्सपोज हो चुका है अब। और नाटो को जिस तरह से जवाब देना चाहिए, उस तरह से हमारे फॉरेन स्पोक पर्सन है इंडिया ने जवाब दे दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा। अभी जो टेंशन चल रही है रसिया और यूक्रेन के बीच में, उसके बीच में कहीं ना कहीं अब यूरोप जो है, नाटो को धमकी दिया है डायरेक्टली। यूरोप मतलब नाटो कंट्री को डायरेक्टली धमकी दिया है रसिया ने, और कहा है कि अगर आप इसको हथियार प्रोवाइड करोगे, क्योंकि जो रॉकेट दागे गए हैं रसिया पे, वो जर्मन मेड रॉकेट है। और नाटो का जो सैटेलाइट है, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो रसिया का कहना यही है कि अगर आप जब मदद कर ही रहे हो, तो हम डायरेक्ट सप्लायर पे अटैक करेंगे। यही वर्ड है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है, उनका यही डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि भाई हम सप्लायर पे अटैक करेंगे, डायरेक्टली सप्लायर पे अटैक करेंगे। और इस तरह से अटैक करेंगे कि भाई अब जो आप इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहे हो हमसे, हम आपसे डायरेक्ट वॉर लड़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने वेपन्स दे रहे हो, आप अपने और भी चीज़ें जो आपके आर्टिलरी वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, आप वो सब प्रोवाइड कर ही रहे हो, तो फिर हम आपसे ही क्यों ना लड़ लें। और अभी जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो यूएस गए हुए थे, और जर्मनी और यूएस के बीच में, जर्मनी और एक्चुअली यूएस और नाटो के बीच में ये तय हुआ है कि भाई लगभग 10 बिलियन का एक डिफेंस का डील हुआ है, जिसमें
ये तय किया गया है कि भाई यूक्रेन को हम एक एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, और एयर डिफेंस सिस्टम के को लेकर के बात हुई है, क्योंकि रसिया जो है अपने ड्रोन से, अपने मिसाइल से यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो यूक्रेन को सिटीज़ को सेफ रखने के लिए उसको एक एयर डिफेंस की बहुत ज़रूरत है। तो जर्मनी ने तो भाई खरीदा है, लेकिन जर्मनी ने साथ में सभी नाटो कंट्री को कहा है कि भाई आप सब लोगों को भी पैसे ढीले करने पड़ेंगे, सब लोगों को मिलकर कंट्रीब्यूट करना होगा, तब जा करके हम यूक्रेन को बचा पाएंगे। अभी यूरोप जो है ना एक अलग डायलेमा में फंसा हुआ है। एक तरफ तो यूरोप की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है बहुत बुरी है, क्योंकि यूक्रेन वॉर ने इन लोगों को बहुत अच्छे से हिट किया है। दूसरी तरफ ये है कि इनको यूक्रेन को मदद भी करनी है। तो जो बाकी कंट्रीज हैं जो यूरोप में, जो नाटो ग्रुप में जो कंट्रीज हैं, सब बराबर कंट्रीब्यूट तो करते नहीं है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कुछ कम करते हैं। यूएस इस चीज़ को भी लेकर के कई बार कंप्लेन कर चुका है कि भाई मैं नाटो में हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हूँ। और इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते के साथ कहा था कि भाई मुझे इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे अपने अमेरिका को देखना है, मैं क्यों ये सब एक्सपेंस उठाऊँ। तो इस बार जब $10 बिलियन की जब बात हुई, तो उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा कि भाई ये 10 बिलियन का जो हथियार हम लोग दे रहे हैं, ये कोई चंदा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ये वापस हमारा पैसा हमारे पास आएगा, ये हम बेच रहे हैं, और इसका पेमेंट जो है वो जर्मनी और बाकी जो नाटो कंट्री है वो हमें करेंगे। तो ये आश्वासन दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। लेकिन जहां तक दिख रहा है कि भाई अगर ये वॉर डायरेक्टली नाटो कंट्री के साथ रसिया ने करना शुरू किया, तो क्या इस वॉर को सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि अभी तो यूक्रेन की बात है, लेकिन अगर यूक्रेन को छोड़ करके रसिया कहता है कि चलो ठीक है, एक बार इन सबको देख लेते हैं, और इन सब पे अटैक होना शुरू हो जाता है, तो क्या करेंगे ये लोग? यूक्रेन को हथियार देंगे या पहले खुद की रक्षा करेंगे? तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और रसिया ने बहुत स्ट्रांगली वार्न किया है कि अगर ये चीज़ें हुई, अगर आप लोगों ने हथियार दिए यूक्रेन को, तो हम डायरेक्टली अटैक करेंगे, हम डायरेक्ट सप्लायर पर अटैक करेंगे। और ये आने वाले समय में मुझे लगता है कि सबसे बुरा दौर होगा कि रसिया के द्वारा पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को जब अटैक किया जाएगा, तो ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन जाएगी। ये वर्ल्ड वॉर ही होगा फिर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा फिर। इसमें फिर धीरे धीरे सारे कंट्रीज आ ही जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर होगा डोनाल्ड ट्रंप का, एक बहुत बड़ा फेलियर होगा यूरोपियन कंट्रीज़ का। जो एक वॉर को रुकवाया जा सकता था, दो कंट्रीज़ के बीच में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसको वहीं पर समाप्त किया जा सकता था, लेकिन इस लड़ाई में पूरी दुनिया को झोंक दिया जाएगा। इंडिया का क्या स्टांस होगा? इंडिया का जो स्टांस होगा, देखो जिस तरह से इंडिया को धमकियां मिल रही हैं, आने वाले समय में ये ऐसा कहा जा रहा है कि RIC टॉक्स हो सकते हैं। RIC टॉक्स कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पुतिन जो है वो इंडिया आने वाले हैं। अगर पुतिन इंडिया आते हैं तो ऐसी संभावना बढ़ती है कि रसिया, इंडिया, चाइना की एक अपना मिल करके इन लोगों का अपना एक समूह बना करके, और ये काउंटर कर सकते हैं यूएस की टैरिफ को। और इससे यूरो जो पूरा यूरोप तो छोड़ो, यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि ये पता है यूएस को कि अगर हमने इंडिया को अपने हाथ से जाने दिया तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और उसकी वजह से चाइना को एक एज मिलेगा, और चाइना फिर अपनी मनमानी करने के लिए कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के डेट में यूएस के लिए मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो वो चाइना है। लेकिन चाइना को काउंटर ना करके ये लोग रसिया से और बाकी जगहों से लड़ रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो इस तरह से जो बयान आ रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, ये नहीं आते। तो आपके विचार क्या हैं? क्या इंडिया, चाइना और रसिया को एक हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो के रहेगा? क्या इसमें संभावनाएं बन रही हैं वर्ल्ड वॉर 3 की? और आपको क्या लगता है कि यूरोप अगर यूक्रेन की मदद नहीं करेगा तो उसके साथ रशिया क्या करने वाले, या ये लड़ाई कब ख़त्म होगी? आपके जो भी ओपिनियन हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।